इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। आज थर्मोडायनेमिक्स का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेडिंग लगाइए कार्नोट इंजन। आज हम डिस्कस करेंगे क्या? कार्नोट इंजन, ठीक है ना। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। इसके पहले हमने हीट इंजन डिस्कस किया था। कार्नोट इंजन आज डिस्कस करेंगे। हीट इंजन की प्रॉब्लम ये थी कि उसकी इफिशियंसी पुअर थी। Efficiency of heat engine is very poor. So in place of heat engine, we are used to Carnot engine. ठीक है ना। कार्नोट इंजन हम यूज करते हैं किसकी जगह पे? हीट इंजन की जगह पे। क्यों? क्योंकि हीट इंजन की एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन ये हीट इंजन की तरह ही कार्नोट इंजन होता है। तो कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, डिवाइस है। इट इज अ रिवर्सिबल डिवाइस। जैसे हमारा हीट इंजन होता है साइक्लिक डिवाइस, ये रिवर्सिबल डिवाइस है, ठीक है ना। It is a reversible device in which all heat converted into one, all heat converted into one, ठीक है ना। कार्नोट इंजन आर यूज, हम कार्नोट इंजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हीट इंजन की एफिशिएंसी वेरी पुअर होती है, ठीक है। कार्नोट इंजन आर यूज in place of heat engine because the efficiency of heat engine is very poor. हीट इंजन की एफिशिएंसी बहुत पुअर होती है, जिस कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ हीट इंजन बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज वेरी पुअर। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपने देखा था 12 से 16% लगभग था। 12 से 16% की एफिशिएंसी हीट इंजन की बहुत कम होती है, ठीक है ना। और डीजल इंजन के लिए 40% था, पेट्रोल इंजन के लिए लगभग 26% इफिशियंसी है, जो बहुत पुअर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्या कर लेते हैं कि इसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेन जो रीजन है इसमें, हम वर्किंग सब्सटेंस चेंज कर देते हैं। हीट इंजन में हम लोग वर्किंग सब्सटेंस क्या यूज करते थे? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोक, ये सब। लेकिन कार्नोट इंजन में हम लोग वर्किंग सब्सटेंस के रूप में आइडियल गैस का यूज करते हैं। कौन सी गैस का? आइडियल गैस, जिस कारण से इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली कार्नोट इंजन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस ही आइडियल में, आइडियल गैस कहाँ प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है? आइडियल गैस प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करती। यही रीजन है कि कार्नोट इंजन भी हमारा प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। बस ऐसा हम मान लेते हैं। क्लियर है डेफिनेशन? इसके बाद इसके मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन।
जैसे आपने हीट इंजन के मेन पार्ट लिखे थे, उसी तरह से मेन पार्ट ऑफ कार्नोट इंजन है। क्या मेन पार्ट है? पहला, सोर्स ऑफ हीट। यही चीज आपने उसमें भी लिखा था, सोर्स ऑफ हीट, जिसका हीट गिवन है, ये हीट इंजन में भी था। दूसरा, सिंक ऑफ हीट, जिसका हीट Q2 है। थर्ड, वर्किंग सब्सटेंस। फोर्थ, सिलेंडर एंड पिस्टन। फिफ्थ, इंसुलेटिंग स्टैंड। क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड। So these are main part of कार्नोट इंजन। बेसिकली 3 मेन पार्ट आपके जो हीट इंजन के थे वही यहाँ पे कार्नोट इंजन के भी हैं। बस 2 चेंज हुए हैं, सिलेंडर एंड पिस्टन होता है इसमें, और इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। ठीक है। सोर्स हीट उसी तरह से, इट हैज P1 टेम्परेचर, it has T1 टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर क्या होता है? T1 होता है, जो कि कांस्टेंट होता है, विच इज कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। और इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। यही चीज आपको मैंने हीट इंजन में बताया था, थर्मल कैपेसिटी लिखा है आपने। देखिए, हीट सोर्स ऑफ हीट का सेकेंड पॉइंट है, इट हैज इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। ठीक है। और सिंक ऑफ हीट को क्या करते हैं हम लोग? इट हैज T2 टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना है? T2 है, विच इज कांस्टेंट। ये भी आपका कांस्टेंट है। इट हैज आल्सो इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसकी भी कैपेसिटी होती है जो इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना? क्लियर है? इसके बाद सिलेंडर और पिस्टन। तो यहाँ पे जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप, हम लोग सिलेंडर इसमें यूज करते हैं और पिस्टन यूज करते हैं। ठीक है ना? सिलेंडर और पिस्टन यूज करते हैं। वर्किंग सब्सटेंस के रूप में क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम लोग आइडियल गैस is used as working substance। ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं? आइडियल गैस। ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस के रूप में हम लोग आइडियल गैस यूज करते हैं। तो सिलेंडर और पिस्टन को हम लोग इंसुलेटेड वाल्व पे रख देते हैं। ठीक है।
It is kept insulated and conducting wall. एक साइड में कंडक्टिंग रहता है, दूसरे साइड में इंसुलेटेड रहता है. इंसुलेटेड वॉल एंड फुली कंडक्टर बेस. इंसुलेटेड वॉल एंड फुली कंडक्टर बेस. जो सिलेंडर हम रखते हैं वो इंसुलेटेड स्टैंड वॉल के ऊपर एक साइड में बेस उसका क्या होता है, कंडक्टर होता है. अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा. ठीक है ना. तो इंसुलेटिंग स्टैंड क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड का नाम जैसे पढ़ा है वैसे इंसुलेटिंग का काम भी है. तो ये इंसुलेटर का बना होता है एक स्टैंड है. ठीक है ना. इट इज अ स्टैंड which are insulated boundary, insulated wall. ठीक है ना, या बाउंड्री. ठीक है. सो देयर आर 5 मेन पार्ट्स ऑफ द कार्नोट इंजन. क्लियर है. So it is a reversible device in which all heat converted into work. Carnot engine used in place of heat engine because the efficiency of heat engine is very poor. कोई पूछ सकता है why Carnot engine are used? तो Carnot engine are used in place of heat engine because efficiency of heat engine is very poor. So main parts of Carnot engine: source of heat, sink of heat, working substance, cylinder and piston, insulating stand. क्लियर है. अब इसको हम डायग्राम बनाते हैं. इसका यहाँ तक लिख लिया आपने? कोई डाउट है इसमें? ठीक है. पूरे पॉइंट लिख लिए. तो अब इसका डायग्राम देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से एक सिलेंडर बनाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे एक पिस्टन आपको लगाना होगा. ये हमारा पिस्टन है. ये हमारा सिलेंडर है. क्लियर है. यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है. आइडियल गैस. वर्किंग सब्सटेंस क्या यूज करेंगे? आइडियल गैस. ये कंडक्टिंग वाल है. बेस इज द कंडक्टर. सिलेंडर का बेस यहाँ पे क्या है? कंडक्टर है. तो ये यहाँ पे क्या है? बेस कंडक्टर है. बेस क्या है भाई? कंडक्टर. ये है इंसुलेटिंग स्टैंड. क्या है ये? इंसुलेटिंग स्टैंड, जिसके ऊपर ये सिलेंडर पिस्टन रखा हुआ है. ठीक है. इंसुलेटिंग स्टैंड. ये है सोर्स ऑफ हीट. सोर्स ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर T1 है. ये है सिंक ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर T2 है. सोर्स, सिंक, इंसुलेटिंग स्टैंड, सिलेंडर एंड पिस्टन.
तो इसके 5 मेन पार्ट थे, पांचों मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। क्या क्या था? सोर्स ऑफ हीट, सिंक ऑफ हीट, सिलेंडर एंड पिस्टन, वर्किंग सब्सटेंस इसी के अंदर, और इंसुलेटिंग स्टैंड आप देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है वो इंसुलेटिंग रहेगी इधर, एक तरफ से कंडक्टर रहेगा, ये कंडक्टर है यहाँ पे ये कंडक्टर है, जहाँ से हीट का ट्रांसमिशन होगा। ठीक है ना? इस तरह से ये आपको बनाना है डायग्राम। ये जो बाउंड्री है इसकी एडियाबैटिक रहेगी। वाल कैसी रहेगी भाई? एडियाबैटिक रहेगी। एडियाबैटिक का मतलब क्या है? इसका सरफेस जो है वो कंडक्टर है और हीट का एडियाबैटिक रहेगा, केवल वर्किंग सब्सटेंस इसकी हीट को यूज करेगा। ठीक है ना? यहाँ तक बना लीजिए डायग्राम। तो ये हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया कार्नोट इंजन का। ठीक है ना? कार्नोट इंजन का जो मेन पार्ट्स था हमारा, पहला सोर्स ऑफ हीट था। सोर्स ऑफ हीट का मतलब जिसके पास हीट है T1 टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जब हीट वर्क में कन्वर्ट होती है तो जब वर्क में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है? कुछ हीट का वर्क में तो होता है कन्वर्जन, लेकिन कुछ हीट हमारी सिंक हो जाती है, मतलब बाहर निकल जाती है, हमारे वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, तो उसे हम सिंक ऑफ हीट कहते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो वर्क में कुछ कन्वर्ट हुई, कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में चली गई, उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है जिसके ऊपर ये आपके पिस्टन रखे होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप होता है। जो सिलेंडर का शेप होता है वो इस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, वहां पे उसका बेस कंडक्टिंग होता है और पिस्टन क्या करता है? अप एंड डाउन करता है। तो हीट का यूज करता है यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस। आइडियल गैस हमारी यहाँ पे जो भी है वो बर्न होगी और बर्न होकर हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट से क्या होगा? ये पिस्टन हमारा अप एंड डाउन होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार आएगा और फिर जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हमारी चलती रहेगी कंटिन्यूअस, मतलब जो हमारी हीट है वो कंटिन्यूअस वर्क में कन्वर्ट होती रहेगी। दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। उसे हम क्या बोलते हैं? कार्नोट साइकिल बोलते हैं। तो कार्नोट साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, ठीक है? कार्नोट साइकिल टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस वर्क, to obtain continuous work from Carnot engine, from Carnot's engine, continuous work from Carnot engine. It operated in definite cyclic process. It operated in definite cyclic process. Cyclic process.
it obtained in definite cyclic process is called Carnot cycle. ठीक है ना, is called Carnot cycle. It's called Carnot cycle. ठीक है ना। To obtain continuous work from Carnot engine, it operated in definite cyclic process is called Carnot cycle. Carnot cycle किसे कहते हैं? जिससे हम कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। हीट इंजन जो हमारा कंटिन्यूअस वर्क करता है और ऑपरेट इन डेफिनेट साइक्लिक प्रोसेस, एक निश्चित साइक्लिक प्रोसेस करता है, मतलब अप एंड डाउन करेगा तो ये अप एंड डाउन करता ही रहेगा और कंटिन्यूअस ऐसे ही करेगा, अप एंड डाउन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हमारी चलती रहेगी कंटिन्यूअस। इट ऑपरेट्स इन डेफिनेट साइक्लिक प्रोसेस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। अब ये साइकिल हम यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं, कार्नोट साइकिल डायग्राम कैसे बनेगा। तो ये डायग्राम आपने समझ लिया, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल कैसे बनेंगे, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बनेगा। देखिए सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। जैसे ही हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं तो पिस्टन अप एंड डाउन होता है। अप एंड डाउन होने से गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। अप एंड डाउन होने से गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन, और हीट हमारी यूज होती है किसमें, वर्क में। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले, यदि वॉल्यूम V1 है तो उसका प्रेशर क्या है, P1। प्रेशर क्या है, P1। यहाँ पे पॉइंट ए ले ले, प्रेशर P1 कामा P1 वॉल्यूम, P1 V1 बन गया। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। पीवी डायग्राम मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बी जो पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर P2, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बन गया भाई, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जहां पे टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। मैंने सोर्स के लिए बताया है टेम्परेचर T1 इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T1 है। टेम्परेचर क्या है, T1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर T1 हमारा कांस्टेंट है, क्लियर है। इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस दोनों होंगे हमेशा। तो एडियाबैटिक में क्या होता है, ये ग्राफ और ज्यादा चेंज होता है। आइसोथर्मल में कम चेंज होता है, एडियाबैटिक में ज्यादा चेंज होता है। समझ में आया क्या? यहां पे बन गया वॉल्यूम V3, प्रेशर P3, तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, ये हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है ना, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब क्या होगा, ये एक साइकिल के लिए हुआ, गया, अब रिटर्न आएगा। अब ये जा चुका है नीचे तक, अब नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की जगह आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, कंप्रेस होगा। तो पाथ इस तरह से रिटर्न आएगा, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा V4 हो गया जो घट गया, और प्रेशर P4 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट D लिखेंगे, प्रेशर P4, वॉल्यूम
B4 यहाँ का। अब इसको लिखेंगे आइसोथर्मल, क्या लिखेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। अब एडियाबैटिक साइक्लिक प्रोसेस है चूंकि ये, तो ये यहां से जाके मिल जाएगा। क्लियर है? एरो का साइन लगाएंगे ऐसे। ये क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ए से बी एडियाबैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी से सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी से डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, डी से ए एडियाबैटिक कंप्रेशन। दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया क्या? तो ये इसका हो गया कार्नोट साइकिल डायग्राम। सो दिस इज द कार्नोट साइकिल डायग्राम, ठीक है ना। कार्नोट साइकिल, ठीक है, बना लीजिए। तो ये आपने कर लिया साइकिल, कार्नोट साइकिल हमने बना दिया यहाँ पे। समझ में आया क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। यदि मैं इसका आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का क्या फार्मूला बनेगा, बोलिए। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस का फार्मूला W1 मान लेता हूं इसको। आपने फार्मूला पढ़ा आर टी, तो यहाँ T1 हो जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, T1। आर गैस कांस्टेंट है, log V2 by V1, यही आपने किया था प्रो, बेस E था, सही है, V2 by V1 या इसको आपने 2.303 में कन्वर्ट किया था तो बेस क्या हो गया था, 10, V2 by V1 बेस 10। So this is the amount of work done by Carnot engine in isothermal expansion। क्लियर है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये फार्मूला हो गया। फिर दूसरा फार्मूला क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। हमने एडियाबैटिक का भी फार्मूला प्रूव किया था, एडियाबैटिक वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस किया था कि नहीं, बोलिए फार्मूला बोलिए। एडियाबैटिक का फार्मूला हमने आपको बताया था, यहाँ W2 इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 Q1 माइनस गामा, ठीक करिए, 1 माइनस गामा, 1 है ना। तो R अपान 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, क्या लिखा था, T1 माइनस T2। क्लियर है? ये फार्मूला समझ में आया आपको? इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, फार्मूला वही रहेगा W3, लेकिन निगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है कि नहीं, तो इसको लिख सकता हूं माइनस RT2। यहाँ का टेम्परेचर क्या है भाई, इसका टेम्परेचर T2 है ना, RT2, उसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो RT2 हो जाएगा log, यहाँ पे V2 की जगह V3 है, V3 बाई V2, V3 बाई
V3 V4 है ना, V4 बाई V3, ठीक है। यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, तो V4 वैल्यू इसका है और V3, तो V4 अपॉन V3, उसको आप चेंज करना चाहें तो RT2 यदि आप पॉजिटिव में लिखना चाहें तो इसको पलट के V3 बाई V4 लिख दें, ये भी लिख सकते हैं। बेस ई है, माइनस साइन हटा दिया क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। क्लियर है सभी को? लॉग में बेस में भी लिख सकते हो आप 2.303 RT2 log V3 by V4 बेस 10। आइसोथर्मल कंप्रेशन के बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, W इक्वल टू W4 हो जाएगा ना। ये फार्मूला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, इसमें माइनस कर दो, माइनस R बाई 1 माइनस गामा T1 माइनस T2, या इसको आप रिवर्स कर लो, R बाई 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ठीक है। So this is the isothermal expansion of work done, adiabatic expansion work done, isothermal compression work done, adiabatic compression work done, ठीक है। ये वर्क डन का हमने फार्मूला प्रूव किया था, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, कैसे लिखा है वो आपके सामने है। किसी कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो कार्नोट इंजन हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।